और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं हूं इस बड़ी खबर के साथ अनुपम मिश्रा। कांग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान किया है। यूपी विधान परिषद से फोटो हटाने की मांग की गई है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने इस मांग को उठाया है। फोटो हटाने को लेकर सभापति को पत्र लिखा गया है। यूपी विधान परिषद में सावरकर की फोटो लगी हुई है। फोटो गैलरी में है वीर सावरकर की फोटो, उसको हटाने को लेकर बाकायदा यह पत्र लिखा गया है। तो वीर सावरकर का अपमान, यूपी विधान परिषद से फोटो को हटाने की मांग की गई है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने बाकायदा पत्र लिख करके इस मांग को उठाया है। फोटो हटाने को लेकर सभापति को पत्र लिखा गया है और उस पत्र की कॉपी भी न्यूज 18 अपनी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर का अपमान किया है। यूपी विधान परिषद के अंदर वीर सावरकर की फोटो लगी हुई है और उसको हटाने की मांग की है। जी का शुरुआती जीवन निश्चित रूप से देश के साथ था, लेकिन जेल में जाने के बाद उन्होंने जो माफीनामा दिया, उस माफीनामे में अंग्रेज सरकार के वफादार होने की बात कही, देश में आजादी को मूवमेंट को छोड़ने की बात कही। ऐसे व्यक्ति का हमारे देश के महान क्रांतिकारी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, लाख यातनाओं को सहने के बाद भी क्षमा याचना नहीं की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, आजादी के मूवमेंट में अंग्रेजों से गलतियां नहीं मानी, उनके बीच में सावरकर जी की फोटो विधानसभा की गैलरी में लगना पीड़ा पहुंचाती है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर का अपमान किया। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन सामने आते हैं, क्योंकि यूपी विधान परिषद के अंदर जिस तरीके से वीर सावरकर की फोटो लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने यहां पर बाकायदा पत्र लिखा है सभापति को और विधान परिषद में लगी सावरकर की फोटो को हटाने की मांग की है। अब सियासत इस पर किस तरीके से करवट लेती है, यहां पर देखना होगा। बीजेपी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शंस आते हैं। बहरहाल कांग्रेस के एमएलसी हैं दीपक सिंह, जिन्होंने इस मांग को उठाया है। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को हवा देकर के उठाने की कोशिश क्यों की है? देखिए, कांग्रेस के जो नेता है दीपक सिंह, जिन्होंने पत्र लिखकर के आपत्ति जताई है कि ठीक है, आप इनॉग्रेशन का लोकार्पण कर रहे हैं, करिए बेशक, लेकिन सावरकर की फोटोज उन नेताओं के बीच में या उन ऐतिहासिक पुरुषों के बीच में रहना कहीं ना कहीं उनका अपमान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद है। अचानक ये मुद्दा जहन में आया कैसे और क्या मांग है आपकी? जब मैंने उस गैलरी में फोटो देखी जहां पर वो तमाम ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, उसमें तमाम ऐसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने लाख यातनाएं सही, उन्होंने क्षमा याचना नहीं की, उन्होंने माफिया नहीं मांगी, उनके बीच में सावरकर जी को देखकर तकलीफ हुई गैलरी की फ़ोटो में। मुझे लगता है उन महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में सावरकर जी का होना कहीं न कहीं उन महान क्रांतिकारियों को भी, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी आहत करता है, दुखी करता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर सावरकर जी से प्रेम जिन लोगों को है वो अपने दफ्तरों में फ़ोटो लगा लें, अपने घरों में फ़ोटो लगा लें, लेकिन जहाँ पर देश के ट्रेनी आईएएस आते हों, पीसीएस आते हों, छात्र आते हों, पत्रकार आते हों, विधायक आते जाते हों, वो क्या सीख लेकर जाएंगे कि हम अगर क्षमा याचना कर लें, हम अंग्रेज़ों के साथ खड़े हो जाएं, या हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जिसने युद्ध का आह्वान किया हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो की मुखालफत की हो, जिन्ना जैसी बातें की हो, उसे हम कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान क्रांतिकारियों के बीच में स्थापित कर सकते हैं? महापुरुषों के को लेकर सियासत हमेशा से होती रही है प्रदेश में, लेकिन अब सावरकर को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। आपके इस पत्र लिखने के बाद अब लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। मुझे लगता है जो गिरेबान में झांकने की बात करते हैं, मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन पूरा देश जानता है कि आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कहां थी, और भारतीय जनता पार्टी जिन्हें वीर बताती है। अनामिका, सवाल यहां पर यह है कि दीपक सिंह जिस तरीके की बात कह रहे हैं, अब इस पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ही अगर इसे स्टेटमेंट समझा जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। धारा जो हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं, तो कुछ लोगों को अपने विजुअल भेज कर कहते हैं अब तो हम चुनाव जीत जाएंगे, तो उनकी विचारधारा उनको मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को जानती है और देश इस बात को मानता भी है। अनामिका, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जिनबम सवाल दोहराएं अपना सवाल दोहराएं। बीजेपी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? दीपक जी जिस तरीके की बात कह रहे हैं, इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है?
देखिए, अचानक से जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से ये नया मुद्दा लाया गया है, पत्र लिखा गया है, बाकायदे पत्र लिख करके ये कहा गया है कि वो फोटो उस गैलरी से हटाई जाए, इसके बाद से बीजेपी की तरफ से बहुत जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस कम से कम ये सवाल पूछने के लायक नहीं है और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने इतिहास में क्या किया है और किस तरीके से 60 साल तक देश को लूटने का काम किया है। ये और बात है कि अभी बीजेपी की ओर से जो तमाम दिग्गज नेता उनके रिएक्शंस आने बाकी है, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछूंगी आपसे। अभी तो आपने पत्र लिखा है, इसके बाद अगला स्टैंड क्या होगा आपका? पत्र लिखने के बाद क्या आपने कोई जवाबदेही तय की है कि भाई इस दिन तक आप जवाब दीजिए या फोटो गैलरी हटाने का कोई समय सीमा तय किया आपने? मैं खुद, हमारे जो सभापति हैं इस बिल्डिंग के अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग उनके उसमें आती है। उम्मीद उन्होंने भरोसा दिया है कि मैं प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर इस पर जवाब मांगूंगा और इसकी एक समिति बनी है। समिति में मैंने खुद ये प्रस्ताव रखा था कि किसी विवादित व्यक्ति की यहाँ पर तस्वीर ना लगाई जाए। उसके बाद उसकी बैठक नहीं हुई है, उस समिति में रखूंगा बात को। रोकेंगे इस वक्त बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। मोहसिन रजा साहब, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के एमएलसी कह रहे हैं कि वीर सावरकर की फोटो हटा देनी चाहिए, सभापति को पत्र भी लिख दिया है उन्होंने। ये वही लोग हैं जो जिन्ना की तस्वीर चाहते हैं हर जगह, देश के महापुरुषों की तस्वीर नहीं चाहते। ये बंटवारे वाले लोगों की तस्वीर लगाना चाहते हैं। ये इन्होंने देश के महापुरुषों का कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया है। इनसे सम्मान की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और अभी खैर दीपक जी के बारे में क्या कहें, ये तो उनको कहा गया होगा ऊपर से। ये तो ऊपर के जो कांग्रेस के लोग बैठे हैं ना 10 जनपद में, वहां से इस तरह की बातें उठती हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी जी को और प्रियंका वाड्रा जी को देना चाहिए, सामने आकर देश की जनता को, कि आपने आखिर आज इस तरह की चीज उठाई है। तो आप जिन्ना की तस्वीर चाहते हैं, आप जो है तालिबानी सोच रखने वाले लोग हो गए हैं। अब आपको नहीं अच्छा लगता है देश का महापुरुष, आपको अभी भी वही आपके मन में चलता है जो बंटवारे वाले लोग हैं, किसी तरह से वो स्थापित रहे देश के अंदर। लेकिन अब ऐसा देश की जनता होने नहीं देगी। लेकिन मोहसिन भाई, सवाल यह है कि आखिर एकाएक क्यों जरूरत आन पड़ी कांग्रेस को वीर सावरकर को याद करने की या उस तस्वीर को हटाने की? आपको क्या लगता है, सिर्फ सियासत चमकाने के लिए 22 से पहले ये है या और कोई कोशिश है इसके जरिए? अब कहां इनकी सियासत रह कहां गई? कांग्रेस को तो देश की जनता ने कांग्रेस की खटिया भी उठा दी उत्तर प्रदेश में 2017 में, और पूरे देश से उनका जो है कुर्सी भी उनकी छीन के फेंक दी। तो अब ये तो कुर्सी वाले लोग थे ना, ये समाज सेवी वाले लोग तो थे नहीं, समाज सेवा भाव तो था नहीं कभी। ये कुर्सी की लालच वाले लोग थे। तो मैं कुर्सी के इनकी खटिया भी उठाई देश की जनता और प्रदेश की जनता ने, आपने देखा। तो इसलिए ये महापुरुषों पर इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, बंटवारे की राजनीति की है, हमेशा देश को ठगने की राजनीति की है। जनता के हितों की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की है। इसीलिए महापुरुषों का सम्मान भी नहीं जानते ये। नहीं तो आपको क्या लगता है, पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? बीजेपी किस तरीके से देखती है? क्या बीजेपी दीपक सिंह के बयान को लेकर के किसी तरह से विरोध जताएगी, मान करेगी? और जो लोग भी इस तरह के कृत्य करते हैं वो देश की जनता उनको जवाब दे रही है, आगे भी देश की जनता उनको जवाब देगी। और कांग्रेस का तो वैसे ही आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में तो उनका वजूद ही खत्म हो चुका है, और देश में जो थोड़ा बहुत कहीं कुछ दिखता भी है तो इन सब जो हरकतें कर रहे हैं ये साफ है, देश की जनता देख रही कि अरे बाप रे बाप, इतने खतरनाक लोग थे। अगर इनके हाथ में देश थोड़े दिन और रह जाता तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी और का झंडा स्थापित कर देते। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनामिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ दीपक सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी के द्वारा पत्र लिख करके इस मसले को उठाया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से और रिएक्शंस क्या सामने आते हैं। तो वीर सावरकर का कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी विधान परिषद के अंदर फोटो लगी हुई है वीर सावरकर की, उसको हटाने की मांग कांग्रेस पार्टी के एमएलसी ने उठाई है और बाकायदा सभापति को इसके लिए पत्र लिखा गया है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एमएलसी का मतदान नहीं होगा, सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। 12 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। निर्दलीय महेश शर्मा का पर्चा खारिज कर दिया गया है। निर्दलीय के पर्चे में कोई प्रस्तावक नहीं था। बीजेपी के 10, समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों की जीत अब तय है। 12 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना अब तय हो गया है, क्योंकि 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था जिसमें निर्दलीय महेश का पर्चा खारिज हो गया है।
आपको दिखा रहे हैं हम दो तस्वीरें। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद रहे। अब दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की जीत लगभग तय है, यानी कि 12 जो सीटें विधान परिषद की खाली हो रही थी उन पर 12 प्रत्याशी जो कि खड़े हुए हैं वो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। अब मतदान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज 436 शिक्षकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिनमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 298 प्रवक्ताओं और 138 सहायक शिक्षक शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान सीएम योगी 5 जिलों के एक अभ्यर्थी से संवाद भी करेंगे। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद रहेंगी। अब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। विधान परिषद में हुए कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोकार्पण किया है। विधान परिषद में बनाई गई फोटो गैलरी का लोकार्पण किया गया है। विधान परिषद को नया लुक दिया गया है। इसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो विधान परिषद में हुए कार्यों का लोकार्पण हुआ है। लेकिन उसका वो स्वरूप बनाए रखना ये दायित्व भी हमारा है। और इस देश में जब मैं पहली बार आया था इस सदन में तो मैंने देखा था कि उत्तर यानी देश के सबसे बड़े विधानमंडल के अपर हाउस की स्थिति इतनी मचर है। और उस समय फिर से ये प्रयास प्रारंभ हुआ कि भी कुछ ऐसी सुविधाएं अपर हाउस में होनी चाहिए जिन सुविधाओं के माध्यम से हम अपर हाउस के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने और प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं के सामने रख भी सके। माननीय सभापति जी ने यह प्रयास प्रारंभ किया। विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह जी ने इस अभियान को पूरे मिशन के रूप में लेकर के इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया और आज उस पूर्णता की सुखद अनुभूति हमारे सामने इस लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे दलों से आए नेताओं को समाजवादी पार्टी की सहजता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने सभी नेताओं को बधाई दी और उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा के निजीकरण पर चिंता जताई। साथ ही वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल पर उन्होंने कहा कि तांडव पर सरकार पर तांडव मचा रही है। सभी नौजवान जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, मैं उन सभी नौजवानों को बधाई भी देता हूं, उनके काम की प्रशंसा भी करता हूं। और आज जब सभी लोग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक एक नौजवान का धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। तांडव क्या है? एक छोटा सी सीरीज है, उस पे पूरी सरकार तांडव मचा रही है। सुनने में तो ये आ रहा है कि यहां की पुलिस वहां जा रही है, वहां की पुलिस जो ढूंढ रही वो यूपी में है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि का अभियान चल रहा है। वाराणसी में मुस्लिम युवती इकरा अनवर खान ने मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए दान दिए हैं। साथ ही इकरा अनवर खान ने अपने हाथों पर राम के नाम का टैटू भी बनाया है। इकरा खान वकालत की छात्रा हैं और राम भक्त हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के बाद वे दर्शन करने जाएंगी। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने इकरा अनवर खान की इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि समाज में आस्था में विश्वास रखने वाले जाति धर्म से ऊपर है। प्रश्न आए थे क्या मुसलमानों से दान स्वीकार किया जाएगा, ईसाइयों से लिया जाएगा? तो हमने कहा था हाँ, जो लोग भारत राष्ट्र में राम और कृष्ण में विश्वास रखते होंगे,
जो इस देश की संस्कृति में विश्वास रखते होंगे, उनका दान हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है। जिस प्रकार से राम सेतु जब बन रहा था तो उसके लिए छोटे छोटे गिलहरियों ने, बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था, उसी प्रकार ये जो राम मंदिर है बहुत सालों के संघर्ष के बाद बन रहा है, तो उसी में छोटा सा योगदान मैंने दिया है। मुस्लिम हैं आप जी। बावजूद उसके क्यों? जैसे कहा जाता है कि जो भगवान राम हैं वो इस पूरे देश के भगवान हैं, पूरे देश के हैं वो। तो एक धर्म से उठ के कहना है कि हम लोग भले मुसलमान हैं, या लोग बांटते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई हैं, वो वैसे जैसे लोग हैं, अकेले जैसे लोग हैं जो सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए लोगों को बांट के रखते हैं, लेकिन जो भगवान है वो सबके हैं। आगे बढ़ते हैं। गरीबों के मिलने वाले राशन पर राशन माफिया की नजर है। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर में सामने आया, जहां पर गरीबों को बंटने वाले सैकड़ों क्विंटल गेहूं में मिट्टी की मिलावट पाई गई। ये गेहूं एफसीआई की तरफ से दिया गया था, लेकिन मिलावटी गेहूं को गरीबों में नहीं बांटा गया और उसे ट्रक समेत वापस कर दिया गया। आरएफसी का कहना है कि मिलावटी गेहूं को वापस कर गरीबों को साफ सुथरा गेहूं बांटने के लिए भेजा गया है। वहीं पूरे मामले पर एफसीआई ने चुप्पी साध ली है। जो पीडीएस के लिए कुछ गेहूं उठाए गए थे एफसीआई के गोदाम से, उसमें एक ट्रक में ये देखा गया कि जो गेहूं की बोरी है उसमें मिट्टी की मात्रा है, और मिट्टी होने के कारण उसको तत्काल हम लोगों ने वापस कर दिया, और तथा जो रिलीज ऑर्डर था उस मंथ का उस गोदाम से हटाकर दूसरे गोदाम पे किया गया है। तथा एफसीआई के लोगों को कहा गया है कि इनकी छानबीन कीजिए कि कहाँ से ये प्राप्त हुआ है, तथा ये भी देखिए कि ये जो जितने गेहूँ हैं इसकी प्रॉपर सफाई हो जाए और अच्छे ढंग से ये पीडीएस में जाए। गरीबों के गेहूं में मिट्टी मिलाकर देने के राशन माफियाओं के खेल को आरएफसी की सक्रियता ने उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है, और अब आरएफसी ने उनके सारे गेहूं को वापस कर दिया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पे जांच भी शुरू हो गई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। अब बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के 55 दिन हो चुके हैं और इस दौरान किसानों और सरकार के बीच में कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। बातचीत का अगला दौर कल होगा। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन का हल बातचीत से ही निकलेगा। वहीं 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी पूरी है और किसान संगठनों की कमेटी से बात करने के बाद आगे की रणनीति बनेगी। देखो, हम बात करने जाते हैं सरकार से, ठीक है। सरकार ने ये मान लिया कि किसानों से बातचीत से ही समाधान निकलेगा। अब कब निकालना है ये सरकार ही तय करेगी। तो वहीं अगर बात की जाए 26 जनवरी की परेड की, जो किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारी, क्योंकि दिल्ली पुलिस साफ में इनकार कर चुकी है। आज बातचीत चल रही है सरकार से, और जो भी वहाँ कमेटी तय करेगी उसको मानेंगे। तो आंदोलन लगातार जारी है। कल एक बार फिर बातचीत होगी। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हम देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। I want to congratulate Mission Pawnee for coming forward and taking a stand on the critically important issues of the climate crisis and water conservation. Whether it's in the developed world or in developing regions, everyone should understand how important it is to preserve clean water as the basis for healthy lives. हमको बचानी है ये जिंदगानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। महाबहस।